डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भराड़ीसैंण में बजट सत्र के दूसरे दिन भी बरपा हंगामा, विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, उठाए मुद्दे, सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड बजट में दिखा विकास और विश्वास का नया रोड मैप, सीएम धामी ने पेश किया बजट, बुनियादी ढांचे पर जोर, नारी सशक्तिकरण के लिए प्रावधान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान। चंपावत में लोक गायिका दीक्षा राणा का निधन, कलाकारों, प्रशंसकों और सांस्कृतिक संगठनों में शोक की लहर, दोनों लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर से विपक्ष के तमाम विधायकों ने सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विकास की बात तो करती है, लेकिन कहीं पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है तो कहीं पर सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ धारचूला जैसे सीमांत इलाके में नेपाली मूल की महिला को गलत दस्तावेजों से जनप्रतिनिधि बनाया गया, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे यहाँ धारचूला में ब्लॉक प्रमुख की सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन भाजपा के सरकार ने नेपाल मूल की महिला को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देकर ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया, जबकि हमने वहाँ पर आपत्ति भी दर्ज करी और सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से डीएम के पास आप जो आपत्ति करते हैं 2 महीने में डीएम को उसका डिसीजन देना होता है, लेकिन 29 अगस्त से अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। तो उसके खिलाफ मैं यहाँ पर बैठा और मैं आज हाउस में कार्यस्थगन के माध्यम से भी हमने लगा रखा है कि एक धारचूला नहीं, प्रदेश में कई जगह ऐसे हुए हैं जहाँ पे जनजातियों के अधिकारों का आनंद हुआ है। और मेरा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर एरियाओं पे जहाँ इनकी दाल नहीं गल रही है तो ये बाहरी लोगों को वहाँ पर बसाकर वहाँ के जो है अब आबो हवा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन सियासी माहौल गर्म हो गया था। सदन के बाहर प्रदर्शनों का जोर रहा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई थी। सदन के अंदर कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। सदन के बाहर विपक्षी कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सत्र की अवधि कम रखने और राज्यपाल के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जबकि यूकेडी कार्यकर्ताओं ने दिवाली खाल में प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विधानसभा में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार सत्र को छोटा रखकर इन मुद्दों से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इन मुद्दों को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह मजबूती से उठाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अन्य मुद्दों को लेकर दिवाली खाल में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ने में सफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों को छुड़ाने के प्रयास में यूकेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। यूकेडी नेता आशीष नेगी व कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प भी देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ 21 लाख रुपए का विशाल बजट पेश किया है। ये बजट राज्य की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार ने इसे विज्ञान के बजट की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ है वैल्यू बेस्ड, इनोवेशन ड्रिवन, गुड गवर्नेंस, यूथ पावर्ड, अकाउंटेबिलिटी और नया उत्तराखंड। बजट में बुनियादी ढांचे,
सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। लोक निर्माण विभाग को 2,501 करोड़ 91 लाख रुपए, पेयजल विभाग को 1,827 करोड़ 91 लाख रुपए और ग्रामीण विकास विभाग को 1,642 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऊर्जा विभाग को 1,900 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट मिला है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा को 542 करोड़ 84 लाख रुपए, उच्च शिक्षा को 146 करोड़ 30 लाख रुपए और तकनीकी शिक्षा को 98 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे राज्य के गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहेगी। बजट में आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक संरक्षण, खेल और युवा विकास पर भी जोर दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बढ़ाया गया है और जेंडर बजट में वृद्धि की गई है। नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 122 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आज 2026-27 का आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है, ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं, हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। नौजवान युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए अनेक गतिविधियां उनकी संचालित हो, शिक्षा भी हो उनका कौशल भी हो, और हर दृष्टि से वो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और रोजगार केवल पाने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस दृष्टि से भी इस बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे अन्नदाता, जो विकसित भारत के संकल्प में जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उस दृष्टि से भी उसमें भी अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से इस बजट में हर दृष्टि से प्रावधान है और एक अच्छी राशि इसमें जो है नियत की गई है। बागेश्वर में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में जिले के फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी। इस दौरान सबसे अधिक शिकायतें लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग से जुड़ी सामने आई। जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे ने जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनता दरबार में कुल 13 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश शिकायतें सड़कों की स्थिति, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित रहीं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को लेकर भी
जिलाधिकारी गंभीर नजर आईं और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं जनता दरबार में लगातार बढ़ती जन शिकायतों और केवल आश्वासन मिलने के आरोपों को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जनता दरबार को केवल खाना पूर्ति बताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। देखिए, आज जन सुनवाई जो है जिले बागेश्वर में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी विभाग के सारे महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं वो सारे उपस्थित हैं और अभी तक जो है वो 13 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः पानी को लेकर समस्या उनके द्वारा बताई गई है और कुछ सड़कों के लेकर समस्या बताई गई है। तो इसमें संबंधित विभागों को हम लोगों ने निर्देश कर दिया है तत्काल जो है उसमें ज़रूर से ज़रूर जो भी शिकायतें उसका निराकरण भी करें और संबंधित व्यक्ति को भी उसके बारे में अवगत कराएं। इसी के अलावा साथ के साथ हम लोगों ने आज सीएम हेल्पलाइन है उसका भी ब्रीफिंग ली है। उसमें जो भी विभाग हैं जिनके द्वारा समय से नहीं निस्तारण किया जा रहा है सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट को और या फिर कॉलिंग नहीं की जा रही है, उसमें भी संबंधित विभाग को निर्देश कर दिया गया है। इसके अलावा और भी जो हमारे डिज़ास्टर को लेके, आपदा को लेके जो भी प्रपोजल्स आए हैं उसमें धरातल पे अभी स्थिति क्या है, उसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ है और यूसी को लेके भी विचार विमर्श किया गया है। उन सभी प्रकरण को भी निस्तारण तत्काल कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और थारू लोक संस्कृतियों को अपने गीतों के माध्यम से एक सूत्र में पिरोकर देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ नेपाल तक लोकप्रिय बनाने वाली प्रख्यात लोक गायिका दीक्षा राणा के निधन से लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। उनके असामयिक निधन की खबर से लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों, प्रशंसकों और सांस्कृतिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर्गीय दीक्षा राणा को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय रामलीला मैदान में शोक संतप्त कलाकारों और प्रशंसकों द्वारा एक भावपूर्ण शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि लोक संस्कृति के क्षेत्र में दीक्षा राणा का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से न केवल थारू जनजाति की लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाई, बल्कि उत्तराखंड की समृद्धि लोक परंपराओं को भी व्यापक मंच प्रदान किया। उनके गीतों ने सीमाओं से परे जाकर नेपाल तक लोक संस्कृति की खुशबू फैलाने का काम किया। शोक सभा कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमाऊं लोक सांस्कृतिक कला मंच के अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने की। इस अवसर पर जीवन मेहता, मुकेश शाह, गोविंद बोरा, जीवन गहतोड़ी, संजीव राणा, नरेश राय, सोनिया आर्य सहित कुमाऊं लोक सांस्कृतिक कला मंच और रामलीला सांस्कृतिक समिति के कई कलाकारों और क्षेत्रीय लोगों ने उपस्थित होकर दिवंगत लोक गायिका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गुलदार का आतंक झेल रहे ग्रामीणों को बागेश्वर जिले के रवाईखाल क्षेत्र में राहत मिली है। शनिवार रात वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजड़े में एक मादा गुलदार कैद हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का मेडिकल परीक्षण कराया गया। रेंजर केवल नंद पांडे ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर रवाईखाल, मजिया खेत और चौगांव छीना क्षेत्रों में पिंजड़े लगाए गए थे। इसी दौरान रवाईखाल में गुलदार फंस गया। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया के बाद गुलदार को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बिजोरियाल क्षेत्र में पालतू मवेशियों को और कुत्तों को इसके द्वारा निवाला बनाया जा रहा था, जिस क्रम में लगातार हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए थे पहले। तो कैमरा ट्रैप में ये कैप्चर हुआ था। उसी क्रम में हमने वहाँ 22 फरवरी को ये पिंजड़ा लगाया गया था, जिसमें आज कल सुबह 5 बजे फंसी हुई है, मादा है, 6 से 7 साल की मादा होगी। तो अभी हमने डॉक्टर साहब को बुला रखा है, पशु चिकित्सा अधिकारी को। वो आते हैं, वो इसका मौका मुआयना करके जो भी उसका सलाह देंगे उस अनुसार हम इसको जू में या फिर इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। क्षेत्र में भी हमारे काफ़ी गुलदार का यहाँ दिखाई दे रहा है। लोगों के सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे रहे हैं गुलदार, 3-3 गुलदार दिखाई दे रहे हैं। जिस क्रम में हमने एक मज्जिया खेत में लगा रखा है और एक गाड़ गाँव में लगा रखा है पिंजड़ा।
तो कार्रवाई वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही है और लोगों की सुरक्षा हेतु हमारे द्वारा ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।